नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एनटीएससी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन और आपको एक मौका दे रहा है अपने टैलेंट को निखार के दुनिया के सामने दिखाने का। तो आपको करना क्या है, आपको बस हमारे साथ बने रहना है, हमारी वीडियोस को वॉच करना है। आज का जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है कैलेंडर, मतलब कि पंचांग। तो कैलेंडर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, तो यहां पे एक छोटी सी बात समझना कि अगर मैं कोई आपको दिनांक दे दूं, कोई डेट आपको दे दूं, आपको महीना बता दूं, आपको सन बता दूं, सन मतलब आपको अगर ईयर बता दूं, तो अगर इतना सब डिटेल आपके सामने है और आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ उस दिन कौन सा वार, कौन सा दिन पड़ा था, बेसिकली उस दिन, उस सप्ताह का वो कौन सा दिन था, तो उस समय आप लोगों को एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वो छोटा सा कैलकुलेशन ही आपके स्कूल एग्जाम में, मतलब आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आधा क्वेश्चन आपको गारंटीड है यहां से देखने को मिल सकता है। और अगर आप कोई दूसरा इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने वाले हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि एनटीएससी के एग्जाम में या तो कैलेंडर टॉपिक से आते हैं या 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो क्लॉक एंड कैलेंडर के मिक्स होकर आते हैं। तो क्लॉक टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, कैलेंडर टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो यहां पे ध्यान रखनी है। क्या क्या वो बातें हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने जाऊंगा कि जैसे ही मैं वर्ड कैलेंडर बोलता हूं, तो मैं जैसे ही वर्ड पंचांग बोलता हूं, जैसे ही शब्द का यूज करता हूं, तो आपके सामने वो एक दिनांक, वो एक डेटो वाला एक पूरा चार्ट आपके सामने आ जाता है, जिसको देखने के बाद आपको बस क्या दिखते हैं, दिन दिखते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज कौन से दिन है, कौन सी डेट है, वो आपको पता चलता है। उस सन, वो ऊपर आपको ईयर लिखा रहता है। तो कैलेंडर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कुल मिला के एक तरह का टूल है, बोल लो, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है टू इंडिकेट एंड ऑर्गेनाइज द डेज इन द ईयर। तो बेसिकली जो कैलेंडर बनाया गया है वो बनाया इसलिए गया है कि आप अपने आप को समय के साथ, दिन के साथ अप टू डेट रखें। तो यस, आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन भी है यहां पर, वो ये कि जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप अपने आप को भी निखारते जाइए, अपने आप को भी अप टू डेट रखते जाइए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। और यही है कैलेंडर। कैलेंडर आपको डेली, जब भी आप कैलेंडर देखते हैं तो अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कैलेंडर देख के, क्या कि भाई अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, अपने आप को अप टू डेट रखना है, हर दिन के साथ कोई एक नई चीज सीखनी है। चलो, ये एक छोटी सी मोटिवेशनल टॉक थी, हम एक डेप्थ में चलना चालू करते हैं। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कीप, इंडिकेट एंड ऑर्गेनाइज द डेज इन द ईयर। एक साल में पड़ने वाले जो दिन है, उन दिन को समय के साथ 24 घंटे को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, किस प्रकार से बिताना है, ये एक टूल है, एक इंडिकेटर है, एक मैं ऐसा बोलूंगा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है। तो कैलेंडर इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए, वी फॉलो ग्रिगोरियन कैलेंडर। हम जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो कैलेंडर है वो एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो कि बेसिकली आपको दिया गया था पॉप ग्रिगोरी 13 की तरफ से। तो इसकी अगर आपको बहुत अच्छे से डेप्थ जाननी है, अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज नोन करनी है, तो आप एकदम इस चीज को गूगल सर्च कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक वीडियो आपको दूं कि कैलेंडर कैसे बना, क्यों बना, क्या वो बेसिक कंसेप्ट्स थे। तो छोटी छोटी बातें तो इस टॉपिक में मैं करने ही वाला हूं। देखना, जो कैलेंडर हम लोग इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, ये कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको हम लोग क्रिश्चियन कैलेंडर या वेस्टर्न कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो एक छोटा सा, मैं ऐसा बोलूं कि जीके था जो आपको नोन होना चाहिए कि हम जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वो कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसको क्रिश्चियन कैलेंडर बोला जाता है या वेस्टर्न कैलेंडर बोला जाता है। ठीक है, वेस्टर्न कैलेंडर इज वाइडली यूज्ड इंटरनेशनली एज द सिविल कैलेंडर। अब बात को समझना, हम ये कैलेंडर क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो जोन सी डेट, कौन से दिन हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, मैं पंचांग, वो हिंदी पंचांग की बात नहीं कर रहा जिसमें मुहूर्त और त्योहार दिए रहते हैं, मैं एक सिंपल कैलेंडर की बात कर रहा हूं कि अगर आज 1 तारीख है और 1 तारीख को अगर सोमवार पड़ा है, तो एक कैलेंडर को देखने के बाद जो चीज मुझे दिखती है वो ये है कि ये कैलेंडर किसने बनाया। तो
पॉप जॉर्ज 13 ने बेसिकली ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, और इसको वेस्टर्न कैलेंडर बोलते हैं। ये वेस्टर्न कैलेंडर इंटरनेशनली सारे देश यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक जनरल फॉर्म में, कॉमन फॉर्म में जो सारे कैलेंडर्स, एक ही कॉमन कैलेंडर जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, वो बेसिकली ग्रिगोरियन कैलेंडर है। फिर जब हम किसी धर्म के अंदर आते हैं तो धर्म के कैलेंडर अलग होते हैं, जैसे कि हिंदू पंचांग होता है, आपको इसकी नॉलेज है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो हम लोग बेसिकली वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट्स ऑन 1 जन एंड एंड ऑन 31 जन। तो हर 1 तारीख को एक नया सवेरा होता है, हर एक 1 जनवरी को बेसिकली एक साल का नया सवेरा होता है, और 31 दिसंबर की नाइट को पिछला बीता हुआ साल का अंधेरा होता है। मतलब वो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। तो 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक का जो कैलेंडर है, बेसिकली हम लोग मंथ को ऐसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो एक साल चालू होता है, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे, सिर्फ हमारे लेवल पे नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो कैलेंडर फॉलो हो रहा है वो एक वेस्टर्न कैलेंडर है, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है। एक ईयर को, मतलब बेसिकली एक साल को जब मैं कैलेंडर में नजर मारता हूं, तो एक कैलेंडर में जैसे मैं नजर मारता हूं तो सबसे पहले हमें 3 चीजें दिखती हैं। एक तो दिन कौन सा है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। दूसरा, कौन सा महीना चल रहा है, तो आज का दिन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे नजर आता है साल। क्या दिखता है? साल। ईयर कौन सा है, उस ईयर का महीना कौन सा है, हमें क्या दिखता है? मंथ दिखता है। और मंथ के बाद हमें दिखती है डेट। तो ये बेसिक 3 चीजें हैं जो हम लोग एक कैलेंडर को पहली नजर में देखते हैं। तो साल, साल के अंदर महीने, महीने के अंदर डेट, ठीक है। तो ये डेट्स। अब साल जो है, ये साल बेसिकली 2 चीजों में बटा हुआ है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक होता है लीप ईयर और दूसरा होता है ऑर्डिनरी ईयर। तो अब मैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेप्थ में चलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अब अंदर समुद्र में उतर रहे हैं। तो बहुत बड़ा समुद्र है बेसिकली, और आपको अभी अभी बहुत एक लेवल है, एक छोटा लेवल है जिसमें कैलेंडर पे ध्यान देना है। तो उसकी डेप्थ में अगर मैं चलूं, तो मैं अगर ईयर की बात करूं तो बेसिकली जो ईयर है ये 2 चीजों में बटा हुआ है। एक होता है लीप ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, इसको आगे समझते हैं कि लीप ईयर क्या होता है और ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। जब मैं बात करता हूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साल। अगर मैं एक नॉर्मल ईयर की बात करूं, मतलब मैं एक ऑर्डिनरी ईयर की अगर बात करूं, तो टोटल 365 दिन होते हैं। अगर मैं एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं तो टोटल 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो ये वो साल होता है जिसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा आता है, जिसका मतलब 364 दिन, 366 डेज की हम बात करते हैं। तो 365 डेज, मतलब जब भी कोई तुमसे पूछे कि एक साल में कितने दिन, तो एक कॉमन जवाब होता है 365 दिन। लेकिन हर 4 साल के बाद, मतलब हर 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है वो 4th ईयर लीप ईयर होता है। और वो लीप ईयर जो होता है वो बेसिकली 366 डेज का होता है। अब ऐसा क्यों सर, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, तो ये सब आपको पता है। ये बेसिक नॉलेज है जो कि एक 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में आप लोग लेते हुए आए। और उसी चीज का तो टेस्ट हो रहा है 10th क्लास में कि आप में वो टैलेंट है, आपको वो सारी बातें याद हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली बस आपको हल्का सा वो जो धूल जम गई थी ना, जो आपके नॉलेज पे धूल जम गई थी, मैं हल्का से उसको ब्रश मार के सिर्फ साफ कर रहा हूं। तो आपको एक ऊपर ऊपर का ओवरव्यू दे रहा हूं। जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि इट हैज 1 एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और उस दिन को हम लोग बोलते हैं 29 फरवरी। तो आपको पता है कि जब जनवरी से लेकर दिसंबर तक की मैं बात करता हूं तो या तो महीने में 30 दिन होते हैं या तो महीने में 31 दिन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं महीना फरवरी की बात करता हूं तो फरवरी जो होता है वो सिर्फ 28 दिन का होता है। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, तो ये एक और बड़ी अंदर हिस्ट्री है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें विंटर और सिंपल नॉर्मल सीजन्स के कारण फरवरी को एडजस्ट किया गया है। तो एक दिन जो फरवरी का है, बेसिकली फरवरी जो है वो 30-31 की होती ही नहीं। फरवरी या तो 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है। तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जब मैं बात करूं
तो फरवरी 28 दिन की होती है, 28 डेज होते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं लीप ईयर की, तो यहां पे एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसको मैं 29 फरवरी कहता हूं। तो ये जो +1 एक्स्ट्रा डे है यही लीप ईयर के अंदर आता है। आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है। इट अकर्स एवरी 4 ईयर्स, मतलब हर 3 साल के बाद जो चौथा साल आएगा वो चौथा साल लीप ईयर होगा। हमें कैसे पता चलेगा सर ये जो साल है ये लीप ईयर है या नहीं? तो वो सारे कैलकुलेशंस मैं आपको बताने वाला हूं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कैलेंडर का, कि आपको क्या चीजें याद रखनी है जो आपको नोन है, ठीक है? उसी पे आपका जवाब आ जाएगा। जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत लड्डू, बहुत मक्खन क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन से इजीली जवाब दे दोगे। देखना, टू कीप द कैलेंडर इन अलाइनमेंट, कैलेंडर तरीके से चले, वो अलाइंड रहे, मतलब वो एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहे विद द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जैसे जैसे हमारी अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है, तो वो जो 365 दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, उसके बेस पे कैलेंडर बनाया गया है। सिंपल सा जवाब, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कैलेंडर को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कैलेंडर के वो जो 365 दिन है उनको उस हिसाब से कैलकुलेट करके प्रॉपर तरीके से 24-24 घंटे का एक दिन रख के उसको बनाया गया है, ठीक है? अब क्योंकि अर्थ 365 1/4 डेज लेती है पूरा एक अर्थ का रेवोल्यूशन लेने, पूरा एक सन का रिवॉल्व होने के लिए, तो एक बीच में हमारा जो सन है, सन के आसपास क्योंकि हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए जो दिन लग रहे हैं वो दिन लगते हैं 365, और इसमें कहीं ना कहीं 1/4 ऑफ अ डे, ठीक है, एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है? अब बात को समझना, क्योंकि वो जो 1/4 एक्स्ट्रा पार्ट एक रेवोल्यूशन में लग रहा है, तो हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं 365 दिन। लेकिन ये 1/4 कहां जाएगा? कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा ना भाई। तो ये 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जब आपस में ये 4 टुकड़े मिलते हैं तो एक एक्स्ट्रा दिन निकल के आता है, जो कि 4th ईयर में 29 फेब को रखा जाता है, ठीक है? तो 29 फेब आया कहां से? वो एक्स्ट्रा दिन कैसे आ गया? अभी तक तो 365 दिन थे, 366 कैसे हो गए? तो बहुत छोटा सा जवाब है वो ये, क्योंकि अर्थ को रिवॉल्व करने में 365 1/4 समय लग जाता है। इस 1/4 को एडजस्ट किया गया है वो एक दिन से, इसलिए चौथे साल को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो ये जो 4th ईयर होता है ना, ये वो बाकी के 3 टुकड़ों को अपने एक टुकड़े के साथ ज्वाइन करता है, और उस एक दिन को हम लोग इस साल के अंदर एडजस्ट करते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है जो मैं समझाना चाहता हूं। क्लियर? यहां तक आप लोग ये चीज समझ गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टू कंपेंसेट 1/4 डे और 6 आवर्स, तो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। 24 घंटों का 1/4 जब निकालोगे तो वो 6 घंटे आएंगे। उन 6 घंटों को एडजस्ट करने के लिए कैलेंडर के अंदर हर 4th ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। देयरफॉर अ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और 400। ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो अब यहां पे मैं चल रहा हूं डीप में, यहां से आपके कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपके सामने अगर कोई साल आ गया, मान लो अभी 2000 ईयर 2000 पास हुआ है, ठीक है? तो 2000 वाला जो ईयर था वो लीप था या नहीं था, अगर ये पता करना है तो आप कुछ मत करो, आप इसको 4 से या 400 से डिवाइड कर दो। अब सर 4 या 400 क्यों बोल रहे हो? आगे समझाने वाला हूं मैं, ठीक है? तो आपको जब भी ये जानना है कि कोई बीता साल क्या वो लीप ईयर था या नहीं था, उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर प्रॉपर तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो वो जो साल जिसको तुमने 4 से डिवाइड किया है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो साल लीप ईयर था, और अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो साल लीप ईयर नहीं था। बात समझ आ रही है? 2000 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये आराम से डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है 500, रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब जो ईयर 2000 था ये लीप ईयर था,
ठीक है। लेकिन अगर मैं 1993 की बात करूं तो जब 1993 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 इंटू 4 16 होता है, और फिर उसके बाद होता है तुम्हारा कितना 39। तो 39 का मतलब होता है 4 8 टाइम्स 4 9 टाइम्स 36, तो 4 9 टाइम्स 36 बचा 33, 4 8 टाइम्स 32 बचा रिमाइंडर 1। ठीक है, इसमें क्योंकि रिमेनिंग पार्ट बच रहा है तो ये साल लीप ईयर नहीं था, ये जो सन था ये लीप ईयर नहीं था। तो आपको अगर ये जानना है, अगर क्या जानना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि बताइए उस दिन कौन सा दिन पड़ा था, को संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, क्या था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो हर जगह सबसे पहला कंसेप्ट लगाना है कि आपको चेक करना है वो दिया हुआ साल क्या लीप ईयर था। तो आपको जब भी ये चेक करना है कि दिया हुआ साल लीप ईयर था या नहीं, तो उसको डिवाइड कर दो 4 से या 400 से। कोशिश करिएगा जब भी आप 400 से किसी चीज को डिवाइड करो तो वो एक सेंचुरी होनी चाहिए। सेंचुरी को अगर चेक करना है, जैसे कि मैंने कहा बताओ 400 साल जो 400th ईयर होगा क्या वो लीप ईयर था। तो अगर इसको चेक करना है तो इसके लिए आप डिवाइड कर दो इसको 400 से। अगर आपको चेक करना है कि वो 1200 जो ईयर था सन 1200 क्या वो लीप ईयर था, तो उसको डिवाइड कर दो 400 से। ठीक है, तो सेंचुरी को डिवाइड किया जाता है 400 से और नॉर्मल ईयर को डिवाइड किया जाता है 4 से। अगर आपको चेक करना है कि क्या दिया हुआ साल 2100, ठीक है, आने वाला 2100वां जो साल होगा, अभी चल रहा है 2021, ठीक है, जो 21वां जो 2100th ईयर होगा क्या वो लीप ईयर होगा, इसको डिवाइड करो 400 से। ठीक है, आप देखोगे 2 जीरो तो कट रहे हैं बट 4 से 21 नहीं कट रहा, तो मैं नहीं बोल सकता कि लीप ईयर नहीं था, मतलब मैं बोलूंगा ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, अब जैसे अभी चल रहा है, अभी बीता है 2020 जैसे निकला है, तो 2020 एक लीप ईयर निकला है। अब नेक्स्ट लीप ईयर आएगा 4 साल के बाद, मतलब 2021 चल रहा है, 2022, 2023, 2024 जो होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 2020 जो निकला है ये 2020 एक लीप ईयर था। इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 4 5 टाइम्स 20, 0 4 5 टाइम्स 20, आसानी से सॉल्व हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये बीता हुआ साल लीप ईयर था। नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, तो वो आएगा 4 साल बाद, मतलब +4 कर दीजिए, तो वो जो 4th ईयर आएगा वो लीप ईयर होगा। कौन सा लीप ईयर बीत गया, कौन सा लीप ईयर बीत गया, वो था 1996। देखिएगा 1996 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 टाइम्स होता है 16, बचा 39, तो 39 मतलब 4 9 टाइम्स 36, बचा अगेन 36, 4 9 टाइम्स 36, रिमाइंडर बचा 0। तो बीता हुआ 1996 भी एक लीप ईयर था। यहां पे मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि जब भी हमें ये चेक करना है कि कोई दिया हुआ सन लीप ईयर है या नहीं, उसको डिवाइड कर दो 4 से या 400 से। ये चीज आपको समझ आ रहा है, लीप ईयर किसको बोलते हैं वो समझ आ रहा है, ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलते हैं वो समझ आ रहा है। अब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को हम एक कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, और वो कंसेप्ट है ऑड डेज का, ऑड डेज का कंसेप्ट। ठीक है, अब ये क्या कंसेप्ट है इसके आगे मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। तो कैलेंडर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो है ऑड डेज। ऑड डेज मतलब ऐसे दिन जो किसी वार के अंदर नहीं आते। बात को समझना, कितने दिन होते हैं, आप कहते हैं सर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, फिर आप कहेंगे सैटरडे। तो इन दिन में जो सा दिन लाए नहीं करेगा, मतलब ऐसा दिन जो इस वीक में नहीं आएगा, वो दिन ऑड डे कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं क्या। अब आप कहेंगे सर कोई भी तो दिन इस वीक में आ सकता है, नहीं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वीक की, अगर मैं बात करूं फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ, और अगर वीक की स्टार्टिंग है संडे से मान लो, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब इस दिन जो है वो 7 तारीख पड़ी होगी। बट मैंने तुमसे पूछ लिया कि 8th डे क्या ऑड डे है, तो आप कहेंगे यस ये ऑड डे था।
क्यों था? क्योंकि पहले के बीते हुए 7 दिन एक हफ्ता पूरा कर रहे हैं। जो पूरा वीक कर दें, जो एक वीक कंप्लीट 7 दिन का एक वीक बना दें, ठीक है, वो ऑड डे नहीं होता। बट जो दिन वीक कंप्लीट ना कर पाए उनको ऑड डे कहते हैं। एक छोटे से एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। मैं तुमसे बोलता हूं कि 13th डे ऑफ अ मंथ, ठीक है, कितने ऑड डेज होंगे? पहले 13 दिन के अंदर कितने ऑड डेज होंगे? अगर सिंपल सी बात की जाए कि पहले 13 दिन, मान लो संडे से आपका दिन चालू हो रहा है, तो पहले 13 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? तो आप मेरा जवाब क्या देने वाले हैं? थोड़ा सोचो, विचार करो। आपको क्या, आप काउंटिंग करना चालू करो। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ऐसे जब आप काउंटिंग करना चालू करोगे तो आप देखोगे कि जो एक वीक है, एक वीक 7 डेज बना देगा। तो क्योंकि 7 डेज 1 वीक के बराबर होते हैं, ठीक है, और यहां पे 13th डे की बात हो रही है, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। कौन सा? 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन और 13वां दिन, ठीक है। 2 2 4 5 6 7 पूरा नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन दिस 13 डेज आर 2 2 4 5 6 ऑड डेज। ऑड डेज की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ऑड डेज की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लाई करेगी फ्रॉम 0 टू 6 के बीच में। या तो वो 0 होगी, या वैल्यू 1 होगी, या वैल्यू 2 होगी, या वैल्यू 3 होगी, या वैल्यू 4 होगी, या वैल्यू 5 होगी, या वैल्यू 6 होगी। जैसे ही 7 होगा, जैसे ही 7 होगा तो वीक कंप्लीट हो जाएगा, वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 यही ऑड डेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑड डे की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 होती है, ये याद रखिएगा। इसी कारण हम कहते हैं जो शून्य जिसको नंबर दिया गया है वो दिन, सबसे पहला दिन, हमारी जो कहानी चालू होती है वो पहले दिन से चालू होती है। पहला दिन 0 मतलब संडे, तो इसी कारण हम 0 को संडे करके भी बुलाते हैं। 1 को हम कहेंगे मंडे, ठीक है। 2 को हम कहेंगे ट्यूसडे, ऐसे ही 3 को हम कहेंगे वेडनेसडे, 4 को हम कहेंगे थर्सडे, और 5 को हम कहेंगे फ्राइडे, और 6 तारीख को, मतलब 6 को हम कहेंगे, जो नंबर 6 है, जो डिजिट 6 है, इसको हम कहेंगे सैटरडे, ठीक है। तो यहां पे 7 दिन पूरे हो रहे हैं। देखना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जैसे ही वैल्यू 7 आती है तो वीक कंप्लीट हो जाता है, ऑड डे नहीं बचता। तो एक, अगर आपको ऑड डे बताना है तो एक वीक कंप्लीट होना चाहिए। वीक में 7 दिन होते हैं, मतलब 7 दिन आने चाहिए। ये चीज क्लियर है? साथ में समझना, ऑड डे के बारे में यहां पे मैंने आपको समझाया है, द नंबर ऑफ डेज दैट आर मोर देन द वीकली साइकिल, जो कि वीकली साइकिल से एक्स्ट्रा जाते हैं, उनको ऑड डेज कहते हैं। 10 ऑड डेज का मतलब होता है एक वीक मतलब 7 दिन और एक्स्ट्रा 3 दिन। ये जो एक्स्ट्रा 3 दिन है ना, इन्हीं को हम ऑड डेज कहेंगे। 15 दिन का मतलब है 2 वीक्स मतलब 14 दिन, 7 इंटू 2 14, 14 दिन तो बीत गए, एक दिन एक्स्ट्रा है जिसको हम ऑड डे कहेंगे। क्लियर है? 30 डेज की अगर मैं बात करूं, 30 डेज में 4 वीक्स आते हैं, 4 इंटू 7 28 होता है, तो यहां पे 28 डेज आते हैं, ठीक है। 2 दिन एडजस्ट नहीं हो पाते, इन 2 दिन को मैं कहूंगा 2 ऑड डेज। तो एक दिन में ऑड डेज कैसे बताते हैं, ये समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ दिन दिए उनको डिवाइड बाय 7 कर दो। मैंने पूछा 50 दिन तुम्हारे सामने हैं, कितने ऑड डेज आए होंगे, तो आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। तो 50 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा ना, तो 7 इंटू 7 49, तो 49 डेज तो कट रहे हैं, बट एक दिन तब भी बच रहा है, रिमाइंडर जो बचता है, तो रिमेनिंग पार्ट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज। रिमेनिंग पार्ट इज ऑड डे, डिवीजन करते समय। ये चीज समझ आ रही है? और इस रिमेनिंग पार्ट
इस रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 या 4 या 5 या 6। ये चीज बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और डीप में चलने की कोशिश करते हैं, समझते हैं आगे क्या। इसमें ये कह रहा है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर, वही चीज कि ऑर्डिनरी ईयर अगर आपको चेक करना है तो कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर। एक नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करूं, एक ऑर्डिनरी ईयर, तो उसमें 365 डेज क्योंकि होता है। जब भी तुम्हें पूरे डेज का एक पूरा लॉट दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे 365 डेज का एक पूरा लॉट है मेरे पास, ठीक है, और इस लॉट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज, ये जानने के लिए हमने क्या किया, हमने डिवाइड बाय 7 कर दिया। तो जब नंबर ऑफ डेज का एक बैग मेरे पास हो, ठीक है, ये एक तरह का बैग हो गया कि भाई एक ऑर्डिनरी ईयर एक बैग है, उसमें नंबर ऑफ डेज हैं 365, उसके अंदर कितने ऑड डेज हैं, तो उसके अंदर कितने ऑड डेज हैं आप डिवाइड बाय 7 कर देना। जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा होगा, जो रिमाइंडर बच रहा होगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है, और जिससे जो क्वोशंट होगा वो क्वोशंट बेसिकली आपका वीक्स होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपके नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। इस चीज को आप समझना। देखो 365 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 365 को क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे 7 5 टाइम्स होता है 35, बचता है 15, तो 7 2 टाइम्स क्योंकि होता है 14। तो ये क्वोशंट आ रहा है सॉल्व करने पे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इतने वीक्स, ये हो गया वीक्स, और जो रिमाइंडर बच रहा है +1, ठीक है, ये रिमाइंडर बच रहा था, ये एक दिन जो है +1 डे, ये वो ऑड डे है जो किसी वीक के अंदर नहीं आ रहा। अभी पीछे हमने यही समझा, ठीक है। ऐसे ही एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि इसमें 366 डेज आते हैं। तो ये जो 364 दिन आते हैं, इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 52 वीक्स का एक पूरा वीक का एक ग्रुप बन जाएगा, 7-7 दिन करके ऐसे 52 वीक्स बन जाएंगे। और 2 ऑड डेज, 2 दिन ऐसे होंगे जो किसी वीक में नहीं आएंगे, मतलब ये रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये जो 2 को हम कहेंगे ऑड डे। बस इतना आसान है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज, लीप ईयर में कितने ऑड डेज। चलो इसके थोड़े और डेप्थ में चलते हैं कि सर सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखना। अब पहला स्टेप क्या, टू फाइंड विच ईयर इज अ लीप ईयर, कौन सा साल लीप ईयर है। मैंने अभी पीछे भी बताया कि जब तुम्हें ये चेक करना है कि कौन सा साल लीप ईयर है, लीप ईयर के समय मैंने ये समझाया, उसको डिवाइड बाय 4 कर दो। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि कौन सी सेंचुरी लीप ईयर है। वर्ड सेंचुरी का मतलब मैंने अभी बताया था, सेंचुरी का मतलब होता है जब 100 साल का एक पैकेज पूरा होता जाता है, मतलब 100 ईयर्स का जब एक ग्रुप पूरा होता जाता है। भाई पहले 100 साल, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 100 ईयर्स, उसके बाद नेक्स्ट 100 ईयर्स, उसके बाद नेक्स्ट 100 ईयर्स। जब 100 साल का एक ग्रुप बनता है तो हम कहते हैं एक सेंचुरी पूरी हो गई, ठीक है। तो पहले 100 साल, बाद में 200 साल, तो ये 100 + 100, तो सन 200 जो था ये एक सेंचुरी थी, ठीक है। फिर 100 साल का एक पैकेज हुआ तो सन 300 जो था ये एक सेंचुरी थी। तो सेंचुरी में किसको बोलूंगा, ये हमारा क्लिक हो गया, 2 मिनट। सेंचुरी में किसको बोलूंगा, सेंचुरी में उसको बोलूंगा, ये वर्ड सेंचुरी में उसको बोलूंगा जिसके जोन से ईयर के लास्ट में 2 0 लगे हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। मैंने बोला 1700, तो देखते ही समझ आ रहा है ये एक सेंचुरी है। मैंने कहा ईयर 1900, ये एक सेंचुरी है। मैंने बोला ईयर 2000, ये एक सेंचुरी है, ठीक है। अब ये मुझे कैसे, तो सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं करना, माथा पच्ची नहीं करनी, 4 से डिवाइड नहीं करना, तुम्हें डायरेक्टली 400 से डिवाइड करना है। अब ऐसा क्यों करना है, 400 से डिवाइड क्यों करना है भाई, डायरेक्टली आंसर आ जाता है इस कारण। देखो 4 5 टाइम्स 20, 5, तो ये आराम से सॉल्व हो रहा है, इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं है। तो एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, वो क्योंकि 0 होते हैं अगर कुछ प्रॉपर सेंचुरी है, और वो अगर 400 से डिवाइड हो रही है तो उसमें क्योंकि कोई भी ऑड डे नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऑड डे नहीं है, तो ये इस सेंचुरी को मैं अगर चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो सेंचुरी को चेक करने के लिए मैं 400 से डिवाइड करता हूं, बस इतना से समझ लो, ठीक है। जैसे 1600, क्या इसमें कोई, ये क्या लीप ईयर है, सबसे पहले तो ये चेक करना सिखाया जा रहा है क्या 1600 लीप ईयर है।
तो 1600 लीप ईयर नहीं है, नहीं 1600 लीप ईयर है, इस चीज को समझिएगा, सॉरी 1600 जो है वो लीप ईयर है। क्यों है? क्योंकि ये इजीली 400 से डिवाइड हो रही है। लेकिन जो 1700 है ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसको जब मैं 400 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो ये क्रॉस इस कारण लगा है। ठीक है, तो ये 1700 डिवाइड बाय 400 करने पे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इट इज नॉट अ लीप ईयर। और 1600 को 400 पे डिवाइड करने पे 4 आ रहा है, क्वेश्चन 4 आ रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो ये क्योंकि प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा दिस सेंचुरी इज अ लीप ईयर। क्लियर है? जो 400वां साल होगा, जो 400th ईयर आया होगा, वो एक लीप ईयर था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई दिया हुआ सन लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो वो कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बताया। चलो 4 या 400 से आपको डिवाइड करना है। अब आगे समझिएगा कि जो पहले 100 साल है उसमें 5 ऑड डेज होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? तो एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, ये देखो ये क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, क्या एग्जाम में आता है, एनटीएससी के अंदर आता है इस तरह का क्वेश्चन, ऑप्शन दिए रहते हैं, अभी ऑप्शन नहीं दिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 5 कैसे आया है। देखना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर द फर्स्ट सेंचुरी। पहली सेंचुरी के लिए अगर मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करने हैं, जो कि मैंने यहां पे अभी आपको दिखाया है कि 5 ऑड डेज होते हैं। कैसे होते हैं सर ये 5 ऑड डे? तो ये अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो बाकी सारे कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, इसको समझना कैसे आता है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, पहले 100 साल जो होंगे, ठीक है, उन 100 सालों को मुझे ये चेक करना पड़ेगा, जो वो सेंचुरी थी, जो पहली सेंचुरी थी, जो फर्स्ट सेंचुरी थी, क्या वो लीप ईयर था? मतलब वो जो लास्ट 100th ईयर था, 99 के बाद लास्ट ईयर जो 100th ईयर था, क्या वो लीप ईयर था? तो मैंने क्या बोला, इसको या तो 4 से डिवाइड करो या 400 से डिवाइड करो, यही मैंने बोला। तो 4 से डिवाइड करने पे आप देख रहे हैं ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, बट जब मैं इसको 400 से डिवाइड करूंगा ये तब भी तो नहीं हो पा रहा। तो 100 क्योंकि डिवाइड नहीं हो पा रहा, ये 4 से डिवाइड हो पा रहा है, 400 से नहीं डिवाइड हो पा रहा, इसको समझना। देखो यहां पे जो पहला 100 ईयर्स की पूरी एक सेंचुरी थी, इसमें 99 के बाद जो 100th ईयर आया होगा, 100th ईयर, ये वाला ईयर लीप ईयर है या नहीं, मैं ये चेक कर रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, 99 में कितने लीप ईयर आए वो अलग कहानी है, पहले 100 साल में ये जो लास्ट 100th ईयर था ये लीप ईयर था या नहीं, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 400 से डिवाइड किया, तो मैंने देखा कि ये डिवाइड नहीं हो पा रहा। लेकिन जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये सॉल्व हो पा रहा है। 4 2 टाइम्स 8 होता है 20, 4 5 टाइम्स 20। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो लास्ट ईयर था ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम नहीं होने वाला केस मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान लो था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं था तो इस समय पहली जो फर्स्ट सेंचुरी पड़ी थी, इस केस में मैं ऐसा बोल देता हूं कि जो 100th ईयर था, क्योंकि इसको जब मैं 400 से डिवाइड कर रहा हूं, ऑन डिवाइडिंग बाय 400, इट इज नॉट सॉल्विंग, रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा, इस कारण इस साल को जो 100th ईयर है इसको मैं कहूंगा ये लीप ईयर नहीं था। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अगर ये लीप ईयर नहीं था तो इन 100 सालों के पूरे पैकेज के अंदर कितने लीप ईयर आए? तो कितने लीप ईयर आए, हम क्या करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि 100 को आप जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये प्रॉपर तरीके से क्योंकि सॉल्व हो पा रहा हो 25 आ रहा है, तो एक साल, ये जो 100th ईयर था, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था, इस कारण मैं कहूंगा यहां पे 24 साल जो थे, 24 जो ईयर्स थे, 24 ईयर्स आर लीप ईयर्स, ये लीप ईयर्स थे। ठीक है, और बचे हुए जो बाकी साल हैं, कितने साल बचे हुए हैं, तो वो आपके बचे हैं 76 ईयर्स, तो 76 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो बचे हुए 76 ईयर्स हैं, ये जो थे आर ऑर्डिनरी ईयर, इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना।
ठीक है। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि 24 साल लीप ईयर है, ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो जो 100th ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इसलिए 24 ही साल हैं जो लीप ईयर थे, 76 ईयर्स ऐसे जो ऑर्डिनरी ईयर थे। अब कितने ऑड डेज आए एक लीप ईयर में, कितने ऑड डेज होते हैं? तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि लीप ईयर्स के अंदर एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट in a leap year only 2 odd days, ये हमें पता है, ठीक है। ऑल्सो इन ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, ऑल्सो इन ऑर्डिनरी ईयर ओनली 1 odd day, एक ऑड डे आता है। पीछे अभी मैंने समझाया कैसे आता है, ठीक है। तो 24 सालों के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये 24 साल लीप ईयर थे, इन 24 सालों के अंदर कितने ऑड डेज आए? देयरफॉर ऑड डेज इन 24 लीप ईयर हम कहेंगे is equals to 24 multiplied with 2, 2 ऑड डेज हर एक साल के अंदर आए होंगे, तो 24 साल के अंदर इंटू 2 कर दिया, यूनिटरी मेथड यूज किया, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ऑड डेज इन कितना? 76 ऑर्डिनरी ईयर्स, ये कितने आए? तो ये आपके आए 76 प्लस इंटू 1, तो 76 इंटू 1, तो ये आपका आता है 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 2 इज 4, 48 ऑड डेज, ओ डॉट डी लिख देता हूं, और यहां पे आएगा 76 ऑड डेज, कोई इशू नहीं है। टोटल कितने ऑड डेज है? 48 ऑड डेज है और 76 ऑड डेज है। अब यहां पे चीज समझना, जब मैं एक 100 साल का पूरा जब मैं एक पैकेज लूंगा, जब मैं फर्स्ट सेंचुरी की बात करूंगा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन फर्स्ट सेंचुरी, देखिएगा कितनी होगी? 48 प्लस 76 आप बोलोगे, तो कर देते हैं, देखो 48 प्लस 76 कर दिया, और ये आ रहा है 6 6 12 13 14 14 का 4 कैरी 1 8, 8 प्लस 4 12, 124 दिन। बट सर अभी तो आपने पीछे जो थ्योरी पढ़ाई, वहां पे आपने एक जगह ये बोला था कि जो ऑड डेज आते हैं उन ऑड डेज की वैल्यू या तो 0 होती है, या 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है, या 5 होती है, या 6 होती है, इसके सिवा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एकदम मैंने बोला था। बट यहां तो 124 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो भाई ये इतने दिन थे, अब इनको आप वीक्स में भी तो कन्वर्ट करो, तो 124 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, देयरफॉर 124 दिन में कितने वीक्स, ये दिन मिलके कितने वीक्स बना रहा है? तो वीक्स क्योंकि 7-7 का ग्रुप बनता है, तो हम 124 को डिवाइड बाय 7 कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 1 टाइम्स 7 होगा, ठीक है, देखिएगा 7 1 टाइम्स 7, और इसके बाद ये आपका आएगा 5 54, तो 54 7 के टेबल में ये आपका आता है 7 8 टाइम्स 56, ठीक है, तो 54 है, बट यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 7 49, तो यहाँ पे बचेगा 5 रिमाइंडर, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब मैं कहूंगा 17 वीक्स, ये दिन मिलके 17 वीक्स बनाएंगे, बट 5 दिन बच जाएंगे जो कि वीक में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो ये 5 दिन ऑड डे कहूंगा मैं। आपको ये चीज समझ आ रही है? इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। नहीं समझ आया फिर से वीडियो को दोबारा से वॉच करो, पीछे से रिवाइंड करना चालू करो, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है कि पहली जो फर्स्ट सेंचुरी थी, जो पहला 100 साल जब ये पृथ्वी की दुनिया चालू हुई, ऐसा बोल लो जैसे तुम्हें कैलेंडर समझ आया, जो शुरुआत हुई कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 100th ईयर, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? ये चल रहा है 2021, मतलब पीछे 2000 साल, 2020 साल में छोड़ चुका हूं पीछे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज रह के जी चुके हैं। तो पहले साल से लेके जो 100 साल का सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो उसमें 5 और डेज आते हैं, ये मैंने पूरा डेराइव करके दिखाया,
ठीक है। अब जब आपको एनटीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि पहली सेंचुरी में 5 ऑड डे हैं। क्यों है, किस लिए है, वो रीजन मैंने दिया, ठीक है। तो इसको याद नहीं रखना, समझना है। याद रखने से आप भूल जाओगे, समझने से आपको अगर भूलने की आदत है तो आप सॉल्व कर लोगे। बात समझ रहे हो कि अच्छे से समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर किसी चीज को रट लोगे तो एग्जाम में जाने के बाद उसको भूलने के चांसेस पूरे 100% हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो 99.9% मैं गारंटी ले सकता हूं आपको चीजें याद रह जाएंगी अगर समझ के पढ़ोगे। तो आपने यहां पे समझा फर्स्ट सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आगे एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर्स। 200 सालों में कितने ऑड डे आए होंगे। तो पहले 200 साल, पहले 100 साल में तो 5 ऑड डे, इतना बड़ा डेरिवेशन किया। तो अब नहीं करना भाई, अब क्या करना है, कैलकुलेट कर सकते हो वैसे, ठीक है, लेकिन अब नहीं करना। एज वी नो, हम सिंपल सा बोल रहे हैं, जैसा कि हमें पता है कि एज वी नो इन फर्स्ट सेंचुरी, मतलब फर्स्ट सेंचुरी की बात करूं तो पहले 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। देयरफॉर मैं कहूंगा देयरफॉर इन 200 इयर्स नंबर ऑफ ऑड डेज ये कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज आपके होंगे कितने, इन 200 ईयर्स नंबर ऑफ ऑड डेज आपके हो जाएंगे ये 5 + 5, क्योंकि पहले 100 साल में 5 ऑड डे थे, बाद वाले 100 साल में अगेन 5 ऑड डे आएंगे भाई, तो टोटल 10 ऑड डेज हो गए। तो 5 + 5 डेज, ये चीज समझ आ रही है, विच इज इक्वल्स टू 10 डेज। बट ये ऑड डेज नहीं है, क्योंकि ऑड डेज की जो वैल्यू होती है वो या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी या 6 होगी। ये मैंने अभी बताया था, बट यहां तो 10 आ रही है। तो भाई इन डेज को वीक में चेंज करो। तो जैसे ही मैं 10 डेज को वीक में चेंज करूंगा, तो वीक में चेंज करने के लिए मुझे 10 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मैं देखूंगा कि 7 को 10 से डिवाइड करने के बाद तो 7 1 टाइम्स 7 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे कितना वीक, एक वीक, इसका मतलब 10 डेज मतलब पहले के 7 दिन मिलके एक वीक कंप्लीट कर रहे हैं, 1 वीक कंप्लीट हो रहा है। और कितने दिन छूट रहे हैं, तो 7 दिन ने मिलके एक वीक बनाया, एक हफ्ता बना लिया, ठीक है। बट 3 दिन कहीं पे उनकी काउंटिंग ही नहीं है, तो वो जो +3 डेज एक्स्ट्रा है ना, ये वो ऑड डेज है। तो 200 सालों के अंदर 3 ऑड डेज आते हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो ये 3 ऑड डेज आप लोगों के सामने क्लियर है, बोर्ड कर देता हूं क्लियर, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें क्या है, देखो एक ऐसी डेट भी दे सकते हैं ये लोग, और इस डेट से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हमने क्या समझा अभी तक। हमने ये समझा कि 100 साल के लिए क्या, 200 साल के लिए क्या, अच्छा पहले के 300 साल के लिए क्या आप 300 साल का कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर ये 200 ना होता और इस 200 की जगह मैं बोल देता यहाँ पे 300 ईयर्स लिखा है, तब आप क्या करते, तो तब आप कितने ऑड डेज बताते। अब एक बार कैलकुलेट करके देखो खुद से, तो पहले 300 साल में कितने ऑड डे आए होंगे। तो पहले 300 साल में कितने ऑड डे आए होंगे भाई, पहला 105, फिर दूसरा 105, फिर तीसरा 100 मतलब 5। मैं क्या बोल रहा हूं, तीसरा 100 मतलब पहला सेंचुरी में 100 डेज में 5 ऑड डेज थे। फिर 200, अभी अपन ने ये किया 200 साल के लिए, तो 200 ईयर्स, ठीक है। ये 100 ईयर्स हो गए, ये 200 ईयर्स हो गए, फिर इसमें 5 आएंगे, फिर 300 ईयर्स के लिए आप कहेंगे सर इस साल के अंदर भी 5 ऑड डेज होंगे, एकदम होंगे। अगर इनको ऐड करते हो तो इनको ऐड करने के बाद ये आएगा 15, बट 15 तो जवाब हो नहीं सकता। ऑड डेज की वैल्यू क्या होती है अभी मैंने बताई। तो आप क्या करेंगे, 15 को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये डेज आया, डेज को वीक्स में कन्वर्ट करो, तो आप 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं 15 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा कि 7 2 टाइम्स 14 होता है, तो 14 तो कट रहा है, तो 15 में से 14 गया, रिमाइंडर में 1 बच रहा है। इसका मतलब मेरा जवाब है 1 ऑड डे। आपको ये चीज समझ आ रही है। एक हो गई बात ये वाली।
अब मान लो इस 300 की जगह वो तुमसे पूछता 400 ईयर्स, अब ये अच्छी चीज है, ठीक है, वो बोलता 400 साल पहले 400 ईयर्स, ठीक है। तो पहले 400 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, एक 100 ईयर्स का पूरा ग्रुप निकला होगा, सेंचुरी निकली होगी, फिर एक सेंचुरी निकली होगी, फिर एक सेंचुरी निकली होगी, और फिर अगेन एक सेंचुरी निकली होगी 100 सालों की, ठीक है। इन 100 सालों में कितने ऑड डेज थे? इन 100 सालों में 5 ऑड डेज थे। इन 100 सालों में अगेन 5 ऑड डेज थे। इन 100 सालों में अगेन 5 दिन, 5 ऑड डेज थे। यही अभी तक हम करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो 400 ईयर था, ठीक है, जो बाद के 400 साल थे ना, बाद वाला जो 100 साल था, इसमें 5 ऑड डे नहीं है, इसमें 6 ऑड डे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब ये जो 400 मैंने दिया है, ये 400 क्योंकि प्रॉपरली 400 से डिवाइड हो पा रहा है भाई। 4 या 400 से डिवाइड करके हमें ये पता चलता है कि दिए हुए जो 400 ईयर था, ठीक है, अब मैं 400 साल नहीं बोलूंगा, मैं पहली 400 ईयर्स की बात कर रहा हूं। पहली सेंचुरी की बात हो चुकी है, उसके बाद 200 सालों की बात हो चुकी है, सन 200 की बात हो चुकी है, सन 300 की बात हो चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूं ईयर 400 की। तो जब मैं ईयर 400 की बात करता हूं तो सबसे पहले इस 400 को 400 से डिवाइड करो, तो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो लास्ट ईयर था ना, जो 400th ईयर था, ये एक लीप ईयर था, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज आते हैं। तो इस कारण यहां पर एक ऑड डे नहीं, यहां पे एक और ऑड डे ऐड हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 5 + 5 + 5 + 6 होगा। और जब मैं इन ऑड डेज को ऐड करूंगा तो 15 + 5 20 और 21 मेरा जवाब आएगा। 21 ऑड डेज मेरा जवाब होगा। और 21 ऑड डेज को जब मैं वीक में कन्वर्ट करूंगा तो मैं देखूंगा 21 / 7 करने में ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब मेरा जवाब यहां पे ये है कि ये तो 0 ऑड डेज आया। कितना आया? 0 ऑड डे। आपको ये चीज समझ आ रही है? कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं पहले 400 सालों में? तो आप कहेंगे 0 ऑड डेज हैं। ये चीज आपको क्लियर है यहां तक? तो मैं फिर से लिख के दिखाता हूं, मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं, या मैंने ये चीज पीछे लिखी है। वैसे इस चीज को देखना, यहां पे मैंने लिखी है। क्या लिखा है? पहले 100 सालों में 5 ऑड डेज आएंगे, बाद के 200 सालों में 3 ऑड डेज आएंगे, ठीक है, और 300 सालों में 1 ऑड डे आएगा। बट 400 सालों के अंदर, 400th ईयर के अंदर जो पहले 400 साल होंगे, उसमें 21 ऑड डेज आते हैं। इसका मतलब 0 नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं। इस कारण हम कहेंगे 0 नंबर ऑफ ऑड डेज, क्योंकि 21 पूरे कंप्लीट वीक्स में कन्वर्ट हो रहा है, 3 वीक बन रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बच रहा। तो हम कहेंगे 0 नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। अब यहां पे याद क्या रखना है? याद ये रखना है, ये सारी चीजें तो याद रखनी है, इसके साथ एक बात और ये याद रखनी है कि 400 का जो भी मल्टीपल होगा 400 के साथ, जो भी मल्टीपल ऑफ 400 होगा, ठीक है, वो सब में 0 ऑड नंबर ऑफ डेज आएंगे। मतलब एक तो 400 हो गया, फिर 4 2 टाइम्स होता है 800, ठीक है, तो 800 सालों में अगेन 0 ऑड डेज। फिर 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो 1200 ईयर्स में, ठीक है, 1200th ईयर जो होगा। फिर 400 × 4 अगर मैं करता हूं तो ये 1600 आता है। फिर 400 × 5 ये मैं करता हूं तो 2000 आता है। तो ये वो सन है, ये वो ईयर है, 400th ईयर, जिसमें 0 नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। 800th ईयर, जिसमें 0 नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। 1200th ईयर, 1200 सालों में 0 नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। 1600th ईयर का मतलब है कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डेज होंगे। 2000 साल, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं 400 से डिवाइड करो। तो 400 से अगर कोई सेंचुरी अगर प्रॉपर तरीके से 400 से डिवाइड हो रही है तो उसमें 0 नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। आपको ये याद रखना है, 0 नंबर ऑफ ऑड डेज। क्लियर है? अब
इसके बेस पे हम डेट का डे निकालेंगे। हमें गिवन जब डेट होगी ना, मैं क्लियर करता हूं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखना, आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, वो ये है क्या, विच डे ऑफ द वीक वॉज 15 अगस्त 1974। तो ये एक वेराइटी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टोटल 3 या 4 वेराइटी कैलेंडर में देखने को मिलती है। 3 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, 3 अलग अलग वेराइटी आती हैं। पहली वेराइटी तो यही आती है कि दिन बताइए, कौन सा दिन था इस गिवन डेट को। डेट भी दी है, महीना भी दिया है, सन भी दिया है। तो इस समय कौन सा दिन पड़ा, या वो आपको दिन दे देंगे, वो आपको बोलेंगे संडे था, ये महीना था, ये साल था, आप डेट बताओ क्या आएगी, ठीक है। या एक क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी सी अलग आती है, आपको पूरे नंबर ऑफ डेज दे दिए जाते हैं, आपसे कहते हैं कितने ऑड डेज हैं इसके अंदर, या कौन सा दिन, मतलब कौन सा नेक्स्ट डे, या आपको आज एक डेट दे देंगे, कहेंगे अब नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा, इस डेट को एक बार संडे पड़ा, नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा। तो कुछ बेसिक छोटे छोटे जनरल नॉलेज टाइप, या मैं ऐसा बोलूं कि डिपेंड करता है आपको कितना आप जल्दी सोच सकते हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको दे रहा हूं, इसी को आधार मानते हुए आपको कुछ वैरायटी सॉल्व करने को आ सकती हैं। चलो देखना, इस चीज को देखना, मैं बोर्ड करता हूं क्लियर। अब ये डेट है मेरे सामने, और डेट है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1974 ये डेट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको ईयर पकड़ना है। क्या करना है, ईयर पकड़ना है। कौन सा ईयर है, 1974। इसका अगस्त महीने की 15 तारीख की बात हो रही है, बात समझ आ रही है। तो 1974 में हम आ गए हैं, ठीक है। अगस्त महीने तक कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे सर 8वां महीना अगस्त महीना होगा, मतलब 7 महीने क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है। 7 मंथ, सितंबर तक हम चीजों को क्रॉस कर चुके हैं, सॉरी सितंबर कह रहा हूं, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो जुलाई तक हम चीजों को क्रॉस कर चुके हैं। तो जुलाई तक क्योंकि क्रॉस कर चुके हैं, तो क्या मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं, देखना कैसे एक्सपैंड करूंगा मैं इसको बोल सकता हूं कि पहले ईयर को 1974 को मैं लिख सकता हूं 1600 प्लस 300 1900 हो गया, ठीक है, प्लस 73 ईयर्स, जो 73 साल बीत चुके हैं, ठीक है। अब इस साल के अंदर 74th ईयर के अंदर, ठीक है, 73 साल बीत चुके हैं, 74th ईयर के अंदर 7 महीने गुजर गए, तो प्लस जनवरी टू जुलाई गुजर चुका है। जो गुजर चुका है मैं एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, ठीक है। और 15 तारीख की बात हो रही है, तो 15th डे की बात हो रही है, तो मैं यहां पे कर दूंगा प्लस 15th डे। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूं बस समझना। सबसे पहले साल पकड़ना, उस साल को एक्सपैंड करना चालू करना। अगर वो 2000 के पास की वैल्यू, अगर ये 2000 को क्रॉस कर रही है ना, तो यहाँ 1600 ना लिख के तुम्हें 2000 लिखना है। और अगर ये 2000 से छोटी वैल्यू है, तो आपको 1600 से बड़ी वैल्यू है, तो 1600 लिखना है। 1600 और कौन से साल से लेके देखना, 1600th ईयर से लेके अगर आपको डेट 1900वें ईयर तक दिख रही है, तो आपको 1600 को बेस बनाना है। क्यों बनाना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको डेट्स को एक्सपैंड करके लिखना है। लिख दिया, चलो ये मेरा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, मुझे सेकंड स्टेप में ये पता करना है कि कितने ऑड डेज आए, कितने ऑड डेज आए, ऑड डेज कैलकुलेट करना है। तो ऐसे दिन जो वीक नहीं बनाते हैं, तो 1600 साल के अंदर 0 ऑड डेज आते हैं। अभी मैंने पीछे कंसेप्ट समझाया, ऐसा क्यों, ठीक है, तो अभी मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। 300 सालों में एक ऑड डे आता है, तो मैं यहां पे 1.od लिख रहा हूं, 1 ऑड डे, ठीक है। प्लस 73 ईयर्स में कितने ऑड डेज आए, तो ये पता करने के लिए 73 ईयर्स, सबसे पहले तो इसको 4 से डिवाइड करो। तो जैसे ही आप 73 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा। देखो मैं यहां रफ में करके दिखाता हूं। तो 73 को मैं जैसे ही 4 से डिवाइड करूंगा, तो मैं देखूंगा ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो 4 1 टाइम्स 4, ये हो गया 4 1 टाइम्स 4, 7 में से 4 गए, तो 5 6 7 33 आता है, ठीक है। 4 5 टाइम्स होता है 20, 4 33 बचा है ना मेरे पास। 4 7 टाइम्स कितना, 32, और 4 8 टाइम्स 36, तो 4 8 टाइम्स 32 कितना है, 32। रिमेनिंग में क्या बच रहा है, 1।
33 में से 32 गए, रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब 18 दिन जो थे, मतलब 18 साल जो थे, ये लीप ईयर थे। ठीक है, 18 प्रॉपरली इसको डिवाइड कर पा रहा है, एक बच रहा है, तो क्योंकि रिमेनिंग बच रहा है तो वो हम अभी बाद में बात करते हैं। तो 18 साल जो थे ये लीप ईयर थे। तो 73 साल के अंदर, 73 ईयर्स के अंदर मैं ऐसा बोलूंगा कि 18 साल जो थे, 18 ईयर्स जो थे वो लीप ईयर थे। ठीक है, क्योंकि 73 लीप ईयर तो नहीं है, बट अब 73 4 से क्योंकि डिवाइड भी नहीं हो पा रहा, तो कितना प्रॉपर डिवाइड हो पा रहा है वो मेरा नंबर ऑफ लीप ईयर्स बताता है। जब 73 में से 18 साल लीप ईयर थे तो कितने ऑर्डिनरी ईयर्स थे, ये चीज देखिएगा। तो 73 में से 18 गए, 73 में से जैसे ही मैं माइनस करूंगा 18 को, तो ये आएगा 13 में से 8 गए मतलब 5। ठीक है, और 6 में से 1 गया मतलब 5। इसका मतलब 55 जो थे, 55 ईयर्स जो थे वो ऑर्डिनरी ईयर्स थे। ओ वाई लिख रहा हूं, ऑर्डिनरी ईयर्स, लीप ईयर्स। ठीक है, अब प्लस ये वाला प्लस, तो ये पूरी जो कहानी थी ये 73 की कहानी थी, इसलिए ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। 300 की कहानी ये 1 ऑड डे था। अभी मैंने ऑड डेज नहीं निकाले। ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑड डेज निकालने के लिए जब हमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स पता चलते हैं, तो अभी पीछे थ्योरी में मैंने पढ़ाया कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज आते हैं। इसका मतलब 18 इंटू 2 ये नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, प्लस यहां पे होगा 55 इंटू 1 एक ऑड डे। हर ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे आता है, इसका मतलब 55 ऑड डेज होंगे। ये चीज समझ आ रही हो। 18 इंटू 2 कितना होता है, तो 2 इंटू 8 16 होता है। 16 का 6 कैरी 1 36 नंबर ऑफ डेज प्लस 55 नंबर ऑफ डेज, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 11, 11 का 1 कैरी 1 6 और 3 9, तो 91 और डेज आएंगे, 91 और डेज आएंगे। तो ये पूरा मैंने इसका हिसाब लिख दिया। अब यहां पे समझना, जनवरी टू जुलाई कितने ऑड डेज आए, तो जनवरी टू जुलाई कितने ऑड डेज आए। अब यहां पे महीना देखना है आपको। देखो मैं महीने लिख देता हूं यहां पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैं क्वेश्चन के बहुत डिटेल में जाके इसलिए समझा रहा हूं कि तुम्हें पूरी बेसिक चीज समझ आ जाए। इसके बाद तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो एक क्वेश्चन में मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, पूरा आपको बेसिक में चीजें जाके समझा रहा हूं कि कैसे सॉल्व होती हैं चीजें। देखिएगा, जनवरी मंथ में कितने दिन पड़ते हैं, महीने में कितने दिन पड़ते हैं। तो आपने वो बचपन में ये तरीका सीखा होगा, मुक्का बना के मुट्ठी बना ली होगी, और मुट्ठी बनाने के बाद ये जो उठा हुआ पार्ट है यहां से जनवरी चालू करते होंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे ही काउंट करते हैं। उठे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, उठे हुए पार्ट को हम कहते हैं 31 डेज। कितने डेज, 31 डेज। तो जनवरी में 31 डेज आते हैं, फरवरी में, अब ये जो फरवरी 28 दिन का होता है अगर ऑर्डिनरी ईयर है, तो हम देख रहे हैं हाँ ये ऑर्डिनरी ईयर है। कौन सा, 1974, क्योंकि 4 से नहीं डिवाइड हो पा रहा था ना। 1974 क्या 4 से डिवाइड हो पा रहा है, चेक करिएगा, देखिएगा 1974 ईयर क्या लीप ईयर तो नहीं थे, ये चेक करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे फरवरी 29 डेज का हो जाएगा। देखिएगा जो 1974 वाला ईयर था, जैसे ही मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 4, 5 टाइम्स 20 होता है, तो 4, 4 टाइम्स 16। ठीक है, 19 में से 16 गए तो बचे कितने, 3, 37। 37 का मतलब है 4, 9 टाइम्स 36, बचा कितना, 14। तो 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 इंटू 4 16 होता है। ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो मैं कहूंगा ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है, इस कारण यहाँ पे फरवरी 28 दिन का है। क्लियर है, ठीक है। अब मार्च अगेन 31 डेज का होता है, और फिर यहां से कहानी चालू होती है। अप्रैल होता है 30 दिन का, मई होता है 31 दिन का, जून होता है 30 दिन का, और जुलाई होता है अगेन 31 दिन का। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। क्लियर। अब 31 दिन के अंदर कितने ऑड डेज आए होंगे, तो डिवाइड बाय 7 कर दो। तो 7 इंटू 5 इज 35, 7 इंटू 4 इज 28, तो मतलब 28 वीक आए होंगे, 28 वीक आए होंगे अगर, तो इसका मतलब कितना ऑड डे होगा, तो 29, 30, 31 3 ऑड डेज आते हैं।
तो जहां पे भी 31 दिन होंगे वहां पे 3 ऑड डेज होते हैं। ये चीज क्लियर है, 3 ऑड डेज होते हैं। अगेन यहाँ पे 31 में 3 ऑड डेज होते हैं, ऐसे 31 में 3 ऑड डेज होते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो भी महीना 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है, अगेन डिवाइड बाय 7 करो। 30 को डिवाइड बाय 7 करने पे 7 होता है, 7 3 टाइम्स 21, 7 4 टाइम्स 28, तो 28 वीक यहाँ पे भी हो रहे हैं, बट 2 ऑड डेज आएंगे। तो यहाँ पे 2 ऑड डेज आते हैं, यहाँ पे भी 2 ऑड डेज आएंगे। क्लियर है। 28 की अगर मैं बात करूं, 28वां महीना फरवरी की अगर मैं बात करूं, तो कितने ऑड डेज हैं? तो 7 4 टाइम्स होता है 28, ठीक है। तो 7 4 टाइम्स 28, इस कारण यहां पे 0 ऑड डेज आएंगे। तो टोटल कितने ऑड डेज आए इन महीनों में? अगर देखूं जनवरी से लेके जुलाई तक, तो आप देखेंगे 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10 और 1 11, 11 और 5 11 और 5 16, तो 16 ऑड डेज आए यहां पर। ये चीज समझ आ रही है? तो मैं कहूंगा इन महीनों में 16 ऑड डेज आएंगे। ये चीज क्लियर है, 16 ऑड डे आए इन महीनों के अंदर। अब जुलाई के बाद बात हो रही है अगस्त की, तो अगस्त में 15वां दिन मतलब 15th डे की बात हो रही है। तो 14 दिन बीत चुके हैं। कितने दिन बीत गए? 14 दिन बीत गए। तो कितना ऑड डे? 1 ऑड डे। तो यहां पे आएगा +1 ऑड डे। तो ये ऑड डे का कंसेप्ट मैंने आपको दिया। अब देखो इन सबको ऐड करते हैं आपस में। तो यहां पे 1 ऑड डे था, ठीक है। यहाँ पे 91 ऑड डेज थे, तो 92 सम तो यही हो गया। फिर 92 + 1 93, 93 + 6 99, 99 + 10, तो 99 + 10 कितना आया? 99 + 10 आपका आया 9 और 1 10, तो 9 और 1 10 मतलब 109 दिन आए। अब ये तो मेरा जवाब नहीं हो सकता, मुझे तो ऑड डेज निकालने। तो 109 को अब आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आया 109, और 109 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आएगा 7 1 टाइम्स 7, देखिएगा 7 1 टाइम्स 7 बचा 39, 39 7 के टेबल में 39 तो नहीं आता, बट 7 5 टाइम्स 35 होता है, और 7 6 टाइम्स 42 होता है। तो 7 5 टाइम्स 35 होता है, तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। 7 5 टाइम्स 35। अब यहां बचेगा 4, तो रिमेनिंग में 4 बच रहा है, इसका मतलब 4 ऑड डेज हैं यहां पर। कितने ऑड डेज हैं? 4 ऑड डेज आएंगे, ठीक है। बाकी पूरे वीक्स बन गए, बाकी पूरे वीक्स बन गए, जो रिमाइंडर होता है वो ऑड डेज है। तो 4 ऑड डेज हो गए। अब 4 ऑड डेज, हमसे तो ये पूछा था विच डे, कौन सा दिन पड़ेगा। तो अब आप यहां पे समझना, मैंने अभी इससे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई, उस थ्योरी में मैंने आपको ये समझाया कि संडे के लिए 0, ठीक है, मंडे के लिए 1। वीक कैसे चालू करेंगे? हम चालू करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो 6 की काउंटिंग के साथ, तो संडे को हम 0 मान के चलते हैं। जब 4 ऑड डे हैं तो 0 इज फॉर संडे, ठीक है, 1 इज फॉर मंडे, 2 इज फॉर ट्यूसडे, 3 इज फॉर वेडनेसडे, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 4 तुमने किसको दिया? तुमने 3 दिया, सॉरी 0 तुमने दिया संडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 3 आपको दिया वेडनेसडे, और थर्सडे 4 का मतलब यहां पे आएगा थर्सडे। तो मैं कहूंगा इस दिन थर्सडे पड़ा होगा। अब सर ये तो बहुत लंबा मेथड बताया आपने। कोई लंबा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत जल्दी जल्दी होगा, अभी इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो देखना मैं कितनी जल्दी जल्दी करूंगा। ये बेसिक में जाके मैंने चीजें समझाई हैं, बहुत बेसिक में लिख लिख के चीजें समझाई हैं, इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है। थर्सडे इसका जवाब होगा कि 15 अगस्त 1974 को थर्सडे पड़ेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो यहां तक कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन किस वैरायटी के आएंगे और आपको चीजें कैसे सॉल्व करनी है। थोड़ा सा और देखें कुछ। चलो, क्या मान लो कि तुम्हें ईयर दिया है 1974। तो यहां पे एक काम करते हैं कि हम लिख देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मान लो तुम्हें ईयर दिया है 1974, तुम्हें मंथ दिया है अगस्त, ठीक है, बट तुम्हें डेट नहीं दी है।
तुम्हें क्या नहीं दिया, तुम्हें डेट नहीं दी है, मान लो ऐसा सवाल है, ठीक है, और तुम्हें ये जहां पे डे पूछा है इस डे की जगह बोल दिया थर्सडे। क्वेश्चन वही है जो अभी अपन ने किया, ठीक है, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके आपको दिखा रहा हूं कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डेट बतानी पड़ेगी। अब आपको कह रहा है वो मान लो कि थर्सडे है किसी दिन में, इस दिन थर्सडे है अगस्त 1974 को, मान लो वो ऐसा सवाल दे रहा है कि ऑन अगस्त 1974 द फर्स्ट द डे वेयर द थर्सडे विल कम, तो वो दिन कौन सा होगा जब थर्सडे लाई करेगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तब तुम्हें एक डेट मान लेनी है 1 अगस्त। उस समय हम रेफरेंस के लिए ले लेंगे 1 अगस्त 1974, ठीक है। अब इस दिन क्या पड़ा था और उस दिन से थर्सडे काउंट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो जरूरी नहीं कि 15 ही मेरा आंसर निकल के आए, क्योंकि थर्सडे एक महीने के अंदर 4 बार आया होगा, 4 वीक्स होते हैं, तो हर वीक में कहीं ना कहीं थर्सडे आया होगा, हो सकता है 5 थर्सडे भी आए हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मेरी डेट 15 आए, बट पहला थर्सडे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो जब भी ऐसा सवाल आए और दिन दे दिया जाए ना, मतलब तुम्हें दिन का नाम बता दिया जाए, थर्सडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी है, ठीक है, तो वो अगर दे दिया तो तुम्हें पहला ही काउंट करना है, और वो पहला काउंट करने के लिए तुम्हें फर्स्ट डेट को एज्यूम करना पड़ेगा, ये एजम्पशन है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि हमारे सामने डेट है 1 अगस्त 1974, इसको चेक करो। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, वही तरीका जो अभी आपने अपनाया। क्या तरीका आपने अपनाया कि भाई 1974 को तुमने एक्सपैंड कर दिया था भाई, 1600 प्लस 300 कर दिया, 300 के बाद मैंने इसमें तो ये 1900 हो गया, प्लस इसमें मैंने 73 को किया, प्लस इसमें जो ये लास्ट ईयर था जब अगस्त पड़ा, तो यहां पे मैंने देखा कि इस ईयर में जनवरी से जुलाई तक, तो जनवरी टू जुलाई मैंने ब्रैकेट में लिखा था, ठीक है, और पहले दिन की बात हो रही है, तो जनवरी टू जुलाई तो हम आएंगे, ठीक है, और प्लस 1 ऑड डे, क्योंकि इस दिन की बात हो रही है, ठीक है, तो 1 ऑड डे मैंने पहले लिख दिया। अब ऑड डेज निकालने, तो 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डे, तो ये चीज तो इजीली सॉल्व हो जाती है। जब ऐसा 73 आता है ना, इस 73 को आपको 4 से डिवाइड करना है रफ में, तो 73 को जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ लीप ईयर्स पता चल जाते हैं, जो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 4 1 टाइम्स 4, तो ये हो गया 4 1 टाइम्स 4, 5 6 7 33, 4 7 टाइम्स 28, 4 8 टाइम्स 32, तो 4 8 टाइम्स 32 मतलब 18 लीप ईयर होंगे। इसका मतलब 18 इंटू 2 लिखूंगा, प्लस, ठीक है, 73 में 18 साल तो लीप ईयर हो गया, तो 73 में क्योंकि 18 साल लीप ईयर हो गए हैं तो इसमें माइनस भी करूंगा, 13 में से 8 गए तो ये बचेगा तुम्हारा कितना, 3, ठीक है, 13 में से 8 गए तो 9 10 11, तो सॉरी कितना, 13 में से 8 गए, हाँ, तो ये आपका बच रहा है 2 यहाँ और 3 वहां, 5, तो 5 यहाँ बच रहा है, 6 में से 1 गया 5, 55, तो 55 ऑड डेज और आएंगे। तो 73 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है, ये आपको समझना पड़ेगा। जनवरी टू जुलाई, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, जनवरी पूरे महीने लिखे थे, अप टू जुलाई तक मैं गया था, तो अब मैं कैसे लिख रहा हूं डायरेक्टली, भाई जनवरी में 3 ऑड डे, ठीक है, फरवरी में 0 ऑड डे, मार्च में अगेन 3 ऑड डे, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल में फिर 2 ऑड डे, ठीक है, मई में, तो मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, तो इस तरीके से जनवरी टू जुलाई हो गया। इसको ऐड कर देंगे, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3, तो 9 + 3 तुम्हारा होता है 12, 12 + 4 तो 16, तो 16 ऑड डेज ये आए होंगे, 16 ऑड डेज ये और +1 ऐसे ही आया होगा, ठीक है। चलो अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आएगा 1 + 50, 1 + 1 2 और 2 + 16, तो 1 + 1 2 + 16, तो ये होगा तुम्हारा 18, 18 + 55, तो ये कितना आ गया, 18 + 55 + 2 × 8 is 16, 16 का 6 कैरी 1 36, ये ऐड करना है हमें। तो 8 + 2 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 का 9 कैरी 1 4 और 5 9, 9 और 1 10, 109 दिन आया,
109 दिन, ठीक है। तो 109 दिन, इसको जब डिवाइड बाय 7 करूंगा, क्योंकि ये डेज आए हैं तो इसको वीक्स देखूंगा, इसके अंदर कितने वीक्स हैं, तो वो वीक्स हमें करना है। ये देखिएगा थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। 109, तो 109 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो 109 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 7 1 टाइम्स 7, देखिएगा 7 1 टाइम्स 7 बचा 39, तो 7 7 टाइम्स 49, 7 6 टाइम्स 42, ठीक है। कितना बचा? 7 1 टाइम्स 7, 39 बचा ना। तो 39 मतलब ये तुम्हारा आएगा 7 5 टाइम्स 35, तो 7 5 टाइम्स 35, 7 5 टाइम्स 35, रिमेनिंग कितना बचा? तो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है 4, तो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है 4। इसका मतलब रिमाइंडर जो मेरे पास 4 बच रहा है, ये मुझे बता रहा है कि 4 ऑड डेज होंगे। अब 4 ऑड डेज होंगे इसका मतलब क्या? तो 4 ऑड डेज होंगे इसका मतलब हमने दिन दिए थे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये दिया था। संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4। तो इसका मतलब 1 अगस्त 1974 को भी थर्सडे पड़ा होगा, ठीक है। तो 1 अगस्त को अगर थर्सडे पड़ा है, ठीक है, तो पहला थर्सडे 1 अगस्त को पड़ा है, तो हमारी एक डेट तो आ जाएगी 1st, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे कब पड़ेगा? फिर 7 दिन के बाद पड़ेगा, तो आफ्टर 7 डेज, ठीक है। आफ्टर 7 डेज मतलब कौन कौन सी डेट आ सकती है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 तारीख को थर्सडे पड़ा, फिर 2 तारीख को आपका फ्राइडे पड़ा होगा, तो 2 तारीख को फ्राइडे पड़ा, फिर इसके बाद देखना 2 तारीख को फ्राइडे पड़ा, फिर 3 तारीख को सैटरडे पड़ा, फिर 4 तारीख को संडे पड़ा, 5 तारीख को आपका मंडे था और 6 तारीख को ट्यूसडे था, 7 तारीख को अगेन थर्सडे था, ठीक है। मंडे ट्यूसडे सॉरी वेडनेसडे था, यहाँ पे वेडनेसडे था और 8 तारीख को थर्सडे था, तो एक डेट थर्सडे आएगा 8 तारीख को, ठीक है, 8th। और नेक्स्ट फिर थर्सडे कब आएगा? तो फिर थर्सडे कब आएगा? 9 तारीख को फिर से फ्राइडे, ठीक है, 10 तारीख को फिर से सैटरडे, फिर 10 के बाद 11 12 13 14 और 15, तो देखो 15th को भी एक थर्सडे पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करते हुए चलना है। ये वो डेट्स हैं, तो ये ऑप्शंस में हो सकती है आपको जोन सी पहले ही दे। तो हम 1 अगस्त को मान लेते थर्सडे, मतलब थर्सडे हमारा आंसर में कहीं ना कहीं ऑप्शन में 1 तारीख भी लिखी होगी, तो हमने जो 1 मान ली, वो बाय लक ऐसा क्वेश्चन बन गया। अभी यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, वैरायटी कैसे सॉल्व करनी है, वो मैंने दिखाई है। तो मैं आपको बेसिकली अभी इस वीडियो में थ्योरी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर वॉच करना। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, इस एग्जाम्पल को भी देख लो। सवाल ये है, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज सोमवार है, तो अगर आज सोमवार है तो व्हाट विल बी द डे 350 डेज फ्रॉम नाउ, आज से 350 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो एक वैरायटी ये आती है, ठीक है। यहां पे हो सकता है 100 आ जाए, यहां पे हो सकता है 200 आ जाए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 7 करना है, जो भी फिगर दिया है। तो 350 को जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो मैं देख रहा हूं ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो वीक्स बन रहे हैं, प्रॉपर वीक्स बन रहे हैं। तो जब वीक बनता है, कोई दिन की कोई चीज की शुरुआत अगर मंडे से हुई है, तो नेक्स्ट 7 दिन के बाद अगेन मंडे पड़ेगा, ठीक है, अगेन मंडे पड़ेगा, फिर से अगेन मंडे पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे हमें यही समझ आ रहा है कि 350 दिन के बाद फिर से मंडे पड़ेगा। आंसर है इसका मंडे। अब ऐसा कैसे बोला सर, नहीं समझ आया, मैं एक बार फिर बताता हूं। मैंने क्या किया, मैंने 350 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो गया। अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है, जैसे ये है, ठीक है, मान लो वो कह रहा है आज मंडे है, 100 दिन के बाद क्या पड़ेगा, तो 100 दिन के बाद क्या करेगा, तो 100 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही 100 को 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 1 टाइम्स 7 30 आया, 7 4 टाइम्स 28, 7 4 टाइम्स 28, ठीक है, बचा 2, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2, ठीक है। 2 का रिमाइंडर जो बचा है ना, इसका मतलब 14 वीक्स तो बन रहे थे, 2 ऑड डेज आ रहे थे। तो मंडे के बाद फिर मंडे आया, तो ये कब आया, ये 98th डे आया होगा।
उसके आगे 2 दिन आगे जाना है आपको, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 100 दिन के बाद वेडनेसडे पड़ेगा। इस तरीके से ये सवाल आएगा, ये वैरायटी आएगी। अभी आप इसको और अच्छे समझना, कुछ अराउंड 30 क्वेश्चंस मैं कैलेंडर के आपके पार्ट 2 में सॉल्व करा रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करो। तो ये थी कंप्लीट थ्योरी की वीडियो, जिसमें मैंने कैलेंडर से रिलेटेड वो सारी बेसिक चीजें आप लोगों को समझा दी हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो ये वीडियो आपको इजीली अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। हल्का सा स्क्रॉल अप करने पे यहाँ पे क्लासेस लिखी हुई आती हैं, तो उन क्लासेस को, ये मैंने स्क्रॉल अप कर दिया, तो उन क्लासेस में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा लर्निंग। क्योंकि आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है, वो भी स्टेज 1 की तैयारी कर रही है, तो मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन दे रहा है, आपको एनटीएससी के लिए तैयार कर रहा है, घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सारी टीचर्स आपके सामने जो सेट की तैयारी करा रही हैं, 3 टीचर्स आपके सामने, विभूति मैम है, राहुल सर है और रिया चौहान मैम है। तो ये 3 बेसिक अच्छी फैकल्टीज जो साइट की तैयारी करा रही हैं, और उसके साथ में मैट की तैयारी मैं आपको करा ही रहा हूं। तो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप बस यहाँ पे जैसे टाइल्स पे क्लिक करेंगे, जैसे मेरे यहाँ पे मैट पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके सामने पूरे का पूरा मैट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एनटीएससी स्टेज 1 के लिए पूरा मैट, मेंटल एबिलिटी में किस प्रकार के टॉपिक्स आते हैं, क्या क्वेश्चंस है, वो सब आपके सामने है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, आपको वीडियो वॉच करनी है। स्क्रॉल करो, कौन सा टॉपिक वॉच करना है, उस टॉपिक को क्लिक करो, वीडियो रन होना स्टार्ट आपके सामने। इतना आसान है। दूसरी चीज आपको फॉलो ये करना है, हमारा टाइम टेबल। तो हमारा टाइम टेबल एक फॉलो हो रहा है, कौन कौन से दिन आपको वीडियोस एकदम आपके घर में बैठे बैठे आपको मिल रही हैं, वो दिन आप नोट कर लो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और टाइम नोट कर लो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको साइंस, मैथ्स, फिर मैथ और फिर सोशल साइंस। तो लास्ट में आपको सोशल साइंस की वीडियो जो शाम को 7 बजे आ रही है, ठीक है, ऐसे मेरी वीडियो जो कि 4 बजे आपको मिल रही है, और ऐसे विभूति मैम और राहुल सर की वीडियोस जो सुबह 10 बजे से चालू हो जाएंगी, 1 बजे राहुल सर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको घर बैठे बैठे तैयारी करने का मौका मैग्नेट ब्रेन्स के साथ मिल रहा है। आप अपना टैलेंट निखार के दुनिया को दिखा सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ के। पैसा कहीं नहीं देना, फ्री है एकदम सब कुछ, 100% फ्री एजुकेशन है। एनटीएससी की तैयारी हो रही है, मैट सेट दोनों की तैयारी हम लोग करा रहे हैं स्टेज 1 के लिए। अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिचितों को बताओ, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं, उनके साथ लिंक जरूर शेयर करो। ठीक है, वीडियो पसंद आती है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यही तो मोटिवेशन है जो हम लोगों को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी कैलेंडर चैप्टर के क्वेश्चन वाले पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट 2 को आप वॉच करिए, जहां पे मैंने कैलेंडर कंप्लीट किया है। तो बाय एंड टेक केयर।